जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया होगा। एक और महत्वपूर्ण चैप्टर बचा हुआ था जो हमने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, डिप्रिसिएशन। तो उससे एक इम्पोर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पिछले सभी वीडियो को देख लें। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, आप लोग जान ही रहे हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम सारे पीडीएफ को शेयर कर देते हैं। और पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, सभी वीडियो को पहले देख लीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव का आंसर दे देंगे और मार्केटिंग का वीडियो अपलोड कर देंगे। ओवरऑल यह चैनल आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक साथ रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। तो आप लोग अगर कहीं कोचिंग नहीं भी पढ़ेंगे ना, अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, जो जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो देख लेंगे, तो आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ पढ़ाई का आनंद लीजिए। क्वेश्चन अभी हम आपको समझाने वाले हैं। ह्रास की परिभाषा दीजिए। मूल्य ह्रास की विशेषताएं, आवश्यकता और उद्देश्य का वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं जो ह्रास क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं, जो कोई एसेट संपत्ति, जैसे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कोई मशीन हो, जब हम खरीदते हैं ना, तो जो दाम हम देते हैं उससे कम दाम में कुछ दिनों के बाद बिकता है। अगर कोई साइकिल हमने 5,000 में खरीदा तो 6 महीना के बाद उसी साइकिल को अगर हम बेचेंगे तो 4500 रुपया देगा, 4,000 रुपया देगा, 4600 रुपया देगा, 5,000 कोई नहीं देगा। तो ये जो मूल्य में जो कमी आई है ना, वो डिप्रिसिएशन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब एक वर्ड में क्लियर हो गया। संपत्ति के मूल्य में समय के साथ जो कमी आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास। ये होता क्यों है, देखिए, मशीनरी सामान है, यूज करेंगे, उसमें घिसावट आएगा, टूट फूट होगा, ठीक है। तो ये जो डैमेज होता है, ये जो लॉस होता है, कमी होता है, यही डिप्रिसिएशन है। ये फिक्स्ड एसेट पर लगाया जाता है, चालू संपत्ति पे नहीं लगाया जाता है। एक बात और इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो फिक्स्ड एसेट में हम लैंड को डिप्रिसिएशन से दूर रखते हैं, यानी कि लैंड यानी कि भूमि पर ह्रास नहीं लगता है। हम सभी जानते हैं आज जो कीमत है भूमि का, वो कल के डेट में बढ़ जाएगा, यानी कि समय के साथ उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ह्रास तो हुआ नहीं, इसलिए भूमि को इससे हम अलग रखते हैं। बाकी सभी अस्थायी संपत्ति पर ह्रास लगता है। क्लियर? आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, ह्रास क्या होता है, यही लिखना है। और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो आप एग्ज़ाम में लिख के आइए, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। रट के लिख दीजिएगा, सही प्रोफेसर अगर कॉपी चेक करेगा तो नंबर काट लेगा, लेकिन पूरा नंबर मिलेगा। आप अपने भाषा में लिखिए उत्तर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्यापार संचालन हेतु क्रय की जाने वाली संपत्तियों में कुछ अस्थायी संपत्ति, एग्जाम्पल में फर्नीचर, मशीनरी, भवन आदि। इन संपत्तियों के लगातार उपयोग में आने के कारण इनके मूल्य में कमी या गिरावट होना स्वाभाविक होता है, ठीक है। लेखा पुस्तकों में इस मूल्य की कमी की ह्रास या अपक्षयन या कटौती के नाम से जाना जाता है। मूल्य ह्रास की कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषा दी, जैसे स्पाइसर एवं पैगलर ने कहा है, ह्रास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह संपत्ति मूल्य में क्रियात्मक जीवन की संपत्ति का मार्ग है, जो कि निश्चित समय में किसी भी कारण से हुई हो। क्या? मूल्य में क्रियात्मक जीवन की संपत्ति हो। देखिए इसमें क्या है, जब स्पाइस किसी विद्वान के शब्द में लिखिएगा तो डैश देने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू कीजिएगा, जहाँ खत्म होगा इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिएगा, ठीक है। और जिसका डेफिनेशन जो दिया है वही लिखना भी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसमें आप अपने मन से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्पाइसर एवं पैगलर से आसान दिया है ऑर्थर। ये कहा, इन्होंने कहा जो ह्रास का आशय व्यापारिक जगत में संपत्तियों के मूल्य में कमी आने से है। यह कमी कई कारणों से हो सकती है। संपत्ति की यहाँ पे की पॉइंट यही है, संपत्ति के मूल्य में कमी आने से है, और यह कमी बहुत से कारणों से हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा,
ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ह्रास की विशेषता के तरफ। तो ह्रास की विशेषता में पहला है अवक्षयन। क्या बोल रहे हैं? अवक्षयन में संपत्ति का मूल्य, गुण एवं परिमाण में कमी आती है। संपत्ति, दूसरा है संपत्ति के गुण, मूल्य या मात्रा में होने वाली कमी अस्थायी और निरंतर होती है, लगातार होता है। ऐसी कमी धीरे धीरे होती है, अर्थात कमी एकाएक या एक साथ नहीं होता, यानी कि जो मूल्य में कमी होता है धीरे धीरे होता है, शनै शनै होता है। ठीक है, आगे है समान ह्रास का संबंध किसी अस्थायी संपत्ति से ही होता है, यानी कि डिप्रिसिएशन अस्थायी संपत्ति पर ही लगता है। आगे है ह्रास को संपत्ति के पुस्तक मूल्य से ही संबंधित किया जाता है। ह्रास के कारण, देखिए रीजन बता रहे हैं जो ह्रास लगता क्यों है। तो संपत्ति के निरंतर उपयोग के कारण टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है, इससे जो अप्रचलित हो गया, मतलब अब यूज में नहीं। जैसे पहले था टीवी, आप लोग देख रहे होंगे टीवी, लेकिन अब आ गया एलईडी का। ठीक है, तो इसमें तो कमी आ गई ना, यही होता है अप्रचलित हो जाने का। फिर बाजार भाव में गिरावट, मूल्य पदार्थों के समाप्त हो जाने के कारण, और एक्सीडेंट, ये सब मूल्य में कमी के कारण है। ठीक है, देखिए आवश्यकता क्यों पड़ा ह्रास लगाने का, तो इसमें पहला शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। अगर हम डिप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे तो जो एक्चुअल लाभ और हानि है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करने के लिए डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। फिर आगे है वास्तविक आर्थिक स्थिति प्रकट करने के लिए, क्योंकि जब हमने बाइक खरीदा था उस समय उसका कीमत था 1 लाख, बैलेंस शीट में हमने दिखाया 1 लाख, लेकिन मूल्य कमी होकर इसका मूल्य रह गया कितना, 40,000। बैलेंस शीट में अगर हम 1 लाख दिखाएंगे तो बैलेंस शीट बढ़ा के दिखाना हो गया, जबकि वास्तव में 40,000 का। इसलिए वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रकट करने के लिए भी डिप्रिसिएशन काटना जरूरी है। फिर आगे सही उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए, किसी प्रोडक्शन में कोई मशीनरी यूज होता है तो मशीनरी का जो मूल्य में कमी आता है वो उस प्रोडक्ट पे हमको कॉस्ट में जोड़ना होता है। इसलिए सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए भी डिप्रिसिएशन निकालना जरूरी होता है। फिर आगे संपत्तियों के पुनर्स्थापना के लिए, ठीक है, जो कब हमको नया संपत्ति लेना है और कब यही संपत्ति को यूज करना है। ठीक है, फिर आगे पूंजी में कमी के विरुद्ध सुरक्षा, यानी कि पूंजी में जो कमी आती है उसको कैसे इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी ये होता है। ठीक है, और गुप्त संचय का व्यवस्था। आगे है ह्रास की राशि का निर्धारण। देखिए ये तो अभी आपको समझा ही है। ह्रास निकालने का 2 तरीका है, बहुत सारे तरीका मेथड प्रचलित हैं, लेकिन 2 मेथड जो है बहुत पॉपुलर है। उसमें से एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई ह्रास पद्धति। उसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष मूल लागत पर ही डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, यानी कि अगर मूल लागत का मतलब हो गया अगर 1 लाख का मशीनरी है ना, तो 5वां साल भी 1 लाख पर ही ह्रास लगेगा, जबकि 5वां साल वो एसेस्ट 1 लाख का नहीं बचा होगा, लेकिन उस पर 1 लाख ही लगेगा। इसलिए इसको अस्थाई या स्ट्रेट या सीधी या सरल हम ह्रास आयोजन पद्धति बोलते हैं। फिर दूसरा होता है डायमिनिशिंग मेथड, यानी कि क्रमागत ह्रास पद्धति। इसमें क्या होता है, तो 1 साल पे अगर डिप्रिसिएशन लगता है, 1 साल पे ही लगता है प्राय, तो 1 साल के बाद जो डिप्रिसिएशन आएगा उस डिप्रिसिएशन को उस संपत्ति में से घटा दिया जाता है, तब जो बैलेंस आता है एसेट का उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। फिर दूसरे साल का डिप्रिसिएशन घटाकर जो बैलेंस आता है उस पर तीसरे साल का लगाता है, यानी कि जैसे जैसे संपत्ति पुराना होता जाता है डिप्रिसिएशन का जो है मूल्य वो भी घटता जाता है और एसेट का मूल्य भी घटता जाता है, यानी कि जैसे जैसे एसेट का मूल्य घटता है वैसे वैसे डिप्रिसिएशन का भी मूल्य घट जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। एक होता है आपको ह्रास आयोजन खाता करके, तो बहुत सारे मेथड प्रचलित हैं, लेकिन 2 मेथड उसमें काफ़ी पॉपुलर हैं और जनरली आप लोगों को क्वेश्चन में भी 2 ही मेथड में से कोई एक मेथड देगा। ठीक है, तो चूंकि अब टाइम बहुत कम है तो इस टाइम में हम आपको प्रैक्टिकल तो नहीं समझा सकते हैं, इसलिए थ्योरी समझ लीजिए। आगे जो भी सेमेस्टर बचे हैं उसमें हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और इसे अपने फ्रेंड्स तक सभी वीडियो को एक साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।